Hello everyone. This is my fourth part on Civil Procedure Code, and this part contains about the steps of filing a suit. So let us proceed with this fourth video, Institution of Suit. इंस्टीट्यूट करना मतलब प्लेस करना, अप्लाई करना, प्रेजेंट करना, एंड सूट मतलब कंप्लेंट. ओके, सो लेट अस गो पॉइंट बाय पॉइंट कि एक केस फाइल कैसे की जाती है. द फर्स्ट स्टेप इन अ सूट इज फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट. प्लेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स. एक रिटन फॉर्म में सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ती है कि हमारे जो जो तकरार है ना वो फाइल करने पड़ते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ प्लेंट. प्लेंट शैल बी फाइल्ड इन डुप्लीकेट. शैल बी फाइल्ड कंपलसरी है. एक कॉपी दिया तुम जेरोक्स मार लो नहीं चलेगा. प्लेंट डुप्लीकेट में ही फाइल करना पड़ेगा. प्लेंट इज कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स on which party pleading relies for his claim or defense. मतलब कंसाइज मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मटेरियल है जिसमें फैक्ट्स लिखे गए हैं. क्या फैक्ट्स है? सारे वो फैक्ट्स है जो मुद्दे ये चीज बताते हैं कि मेरा एग्जैक्टली कंप्लेंट क्या क्या है. इसके लिए ना हमें वापस पहले से देखना पड़ेगा. सबसे पहला चीज हमने देखा था, अगर मेरा कॉज ऑफ एक्शन है तो ही मैं कोर्ट तक पहुंच सकती हूँ या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हूँ. अब मुझे कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो चीजें पता होना जरूरी है. एक माई राइट एंड सेकेंड इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट राइट. सो अब मैं जब प्लेंट फाइल कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी मेरा कुछ ना कुछ अधिकार वायोलेट हुआ है जिस वजह से अब मुझे कुछ ग्रीवेंस हुई है. राइट, मतलब मेरा कुछ अधिकार वायलेट हुआ है जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ है. सो इन दिस प्लेंट आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आउट व्हाट राइट्स आई हैव. लेट्स से आई एम एन एम्प्लॉई एंड आई फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर who has not paid me the salaries which were duly payable. Now in such a case I have to first of all prove that मुझे salary payable है. ये समझ में आया क्या? सैलरी पेएबल है मतलब जितने अमाउंट के लिए मैंने केस फाइल किए उतनी ड्यूली मेरे खाते में जानी चाहिए थी. देयर आर वेरियस things, various issues which can conquer this, which can contradict this right. Whether I was working, कहीं मैंने कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया है, कहीं मैंने कुछ ऐसा रायोटियस बिहेवियर तो नहीं किया है, कहीं मेरे वजह से एम्प्लॉयर को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है. ऐसी कोई भी चीज होगी जिस वजह से जो सैलरी मुझे पेएबल होना चाहिए था वो मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं दिया. अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मेरा राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है. इसलिए मुझे सबसे पहले प्लेंट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो मेरा राइट क्या है. एंड नहीं मिली है उतनी सैलरी तो मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है. तो इन माय प्लेंट आई नीड टू शो द मटेरियल फैक्ट्स विच वी कैन से कॉज ऑफ एक्शन कि भैया ये मेरा राइट था, ये मेरा राइट फुलफिल नहीं हुआ, मेरे को प्रॉब्लम है, अब केस है, जज साहब आप ही सॉल्व कीजिए. ओके, नेक्स्ट. In every plaint, the facts must be proved by an affidavit. Affidavit means a shapath patra, wherein a person who signs that affidavit swears by the content of that affidavit. वो ये नक्की करता है कि उस affidavit में जो जो चीजें लिखी है वो चीजें सत्य है, सच है. ओके, फिर से पहले से देखते हैं. सबसे पहले क्या है? प्लेंट फाइल करना है. प्लेंट की कितनी कॉपीज आएगी? 2 कॉपीज फाइल करनी है. प्लेंट में क्या क्या रहेगा? मटेरियल फैक्ट्स रहेंगे और प्लेंट के साथ हमेशा क्या अकम्पनी होना चाहिए? एफिडेविट अकम्पनी होना चाहिए. ओके, अब किसी भी केस के लिए एसेंशियल्स, जरूरी चीजें क्या क्या होती है? एसेंशियल्स ऑफ सूट. ऑपोजिंग पार्टीज. मुझे किसी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए सामने वाला भी तो होना चाहिए. तो अपोजिंग में दोनों पार्टीज होने चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन हमने अभी ऊपर देखा डिटेल में. कॉज ऑफ एक्शन क्या है? सब्जेक्ट मैटर. हम रेस सब्जुडाइस रेस जुडिकाटा देखते टाइम पे सब्जेक्ट मैटर देख रहे थे.
सो सब्जेक्ट मैटर कुछ होना चाहिए, किसी चीज पे मेरा राइट वायोलेट होना चाहिए, तो ही I can say that I have some ground on which I can file a case. एंड द लास्ट इज रिलीफ क्लेम्ड। अब भैया ये रिलीफ क्या होता है? रिलीफ मतलब क्या सल्यूशन चाहिए? जैसे मैंने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस फाइल किया है तो मुझे मेरी सैलरी ड्यू तो चाहिए, पर मुझे नुकसान हुआ, कोर्ट तक जाना पड़ा, उसमें मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, मेरा पिछले कुछ महीनों में जब तक सैलरी पे नहीं हुआ था तब तक जो जो हार्डशिप्स हुई, वो सब चीजों का मिला के कंपेंसेशन भी चाहिए। वो चीज जो मैं कोर्ट से मांग रही हूँ कि मुझे बेनिफिट हो, रिड्रेसल हो, सल्यूशन मिले, इसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए, इसे रिलीफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द प्लेंट कंसिस्ट ऑफ अ हेडिंग एंड टाइटल, बॉडी ऑफ प्लेंट एंड रिलीफ्स क्लेम्ड। ये चीजें भी हमने देखी, एसेंशियल्स में हमने देखा, हेडिंग होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, दैट इज कौन से कोर्ट के सामने है, प्रेजेंट किया है, पार्टीज कौन है, बॉडी ऑफ प्लेंट में उसका सब्जेक्ट मैटर आएगा, एंड रिलीफ क्या क्लेम किया। इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। ये पहले भी एक बार ज्यूरिसडिक्शन के स्लाइड्स पे हम देख चुके हैं कि जो सबसे निचला कोर्ट होता है उसमें सबसे पहले केस फाइल किया जाता है। Where a plaintiff does not sue for any part of the claim, he cannot realize such claim later on in proceedings. जब कोई व्यक्ति केस फाइल कर रहा है उसे तभी पूरी तरह से ध्यान देना है कि उसे जो जो रिलीफ चाहिए वो सारे रिलीफ उसने अपने प्लेंट में इंक्लूड किए हैं क्या। एक बार केस चालू हो गया, बाद में वो नहीं बोल सकता अरे जज साहब रुको रुको मैं भूल गया, मुझे ये भी चाहिए, अरे रुको रुको मैं भूल गया, अभी अभी याद आया कि मुझे और ये रिलीफ भी चाहिए। नहीं नहीं, उस वक्त तो ऐसा हुआ था। नथिंग डूइंग, सच क्लेम्स कैन नॉट बी लेटर ऑन रियलाइज्ड इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स। सो ये भी चीज उतनी ही जरूरी है कि जो आपके क्लेम्स है वो पहले ही प्लेंट फाइल करते टाइम पे ही ध्यान में देने चाहिए। ओके, सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ सूट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट concept is misjoinder of parties. Okay, let us see, बहुत ध्यान से सुनो, misjoinder होता क्या है। joinder मतलब join करना अलग अलग चीजों के। आपने बचपन में देखा होगा पजल के पीसेस हम join करते थे, राइट। पजल के पीसेस ना हम एक ड्राइंग, कोई चित्र, कोई पिक्चर को देख के join करते थे, राइट। अगर पजल का पीस गलत लग गया तो क्या होता था, पिक्चर पूरा नहीं होता था, कंप्लीट नहीं हो पाता था। इसमें जो भी पजल का पीस, टुकड़ा गलत लगा है ना, उस पीस को मिसजॉइंडर कहा जाएगा। मतलब जब जब अलग 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 पीसेस एक साथ लेके ड्यूली ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तब वो मिसजॉइंडर होता है। अब एग्जैक्टली सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है। ओके, let us take an example of a movie. There was a very famous movie that was starred by Ranveer Singh and Anushka Sharma. The name of the movie is Ladies versus Ricky Bahel. अब इसमें क्या होता है, रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर कॉनमैन का होता है। कौन करता है मतलब किसी को ठगने का काम करता है। सो ही देर आर 3 अदर एक्ट्रेसेस ऑल्सो शोन जिनको वो किसी ना किसी अमाउंट के लिए, पैसे के लिए कौन करता है, मतलब बेवकूफ बनाता है और उनसे उतना पैसा निकाल लेता है, उन्हें उतने पैसे का लॉस होता है। सो वो 3 लड़कियां क्या करती है, दे अप्रोच अनुष्का शर्मा एंड दे मेक अ प्लान टू ट्रैप रणवीर सिंह रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ट्रैप करने के लिए वो अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर की हेल्प लेते हैं। अब ऐसे केस में क्या हुआ, now there are 4 people who are trying to get the relief. Who are the 4 people? The 3 actresses who were already been conned and Anushka Sharma. तीनों एक्ट्रेसेस का कॉज ऑफ एक्शन है, बट अनुष्का शर्मा का कोई कॉज ऑफ एक्शन रणवीर सिंह के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा को कौन नहीं किया होता है।
ऐसे में 3 जन जो किसी एक्शन के लिए रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, उनके साथ जब कोई चौथा पर्सन बिना किसी क्लेम के ज्वाइन हो जाता है, वो इम्प्रॉपरली अनड्यूली जब ज्वाइंड होता है, तो उसे मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज कहा जाता है. दिस कैन बी आइदर इन केस ऑफ प्लेंटिफ और आइदर इन केस ऑफ डिफेंडेंट. ओके, प्लेंटिफ के केस में देखते हैं. ए है, बी है, उन्होंने केस फाइल किया है और उनके साथ ही को प्लेंटिफ बोल के सी ने भी केस फाइल किया, पर सी को जेन्युइनली उससे नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी सी केस फाइल कर रहा है. ऐसे में जब वो ये जो सी पर्सन है जो ज्वाइन हुआ है इन प्लेंटिफ्स के साथ, वो पर्सन मिसजॉइंडर होता है. ओके, जैसा ना स्कूल टाइम्स में ना या कॉलेज में काफी बार होता था, 2 लड़के आपस में किसी चीज के लिए भिड़ गए, मारामारी चालू है. एक लड़का अपने दोस्तों को बुलाता है, दूसरा लड़का अपने दोस्तों को बुलाता है. 2 लड़के रह गए साइड में, दोस्त लोग भिड़ रहे, मारामारी चालू है, काफी बड़ा गैंग हो गया जो लोगों का आपस में एकदम ये चालू. अब ये जो अलग दोस्त लोग आए थे, उनका एक दूसरे के खिलाफ कुछ कॉज ऑफ एक्शन था, सामने वाली पार्टी ने उनको मारा था, कुछ हुआ था. जब ये लोग बस बुलाया बोल के चले गए, निकल लिए, तब ऐसे टाइम पे उन्हें मिसजॉइंडर कहा जाता है. अगेन कमिंग बैक टू अवर कंसेप्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, प्लेंटिफ के साइड में अगर कोई ऐसा पर्सन ज्वाइन हुआ है जिससे वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, still he has joined as a plaintiff, he is a misjoinder of party. Similarly, defendant किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर केस फाइल किया हुआ है जो व्यक्ति ने वो गुनाह नहीं किया है, फिर भी लगे हाथ उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो गया है, उसे कहा जाता है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टी ऑफ डिफेंडेंट. ओके, आई रिमेम्बर अ पर्सन मेनी इयर्स बैक, जब कुछ राइट्स हुए थे एंड कर्फ्यू लगा था, एंड दैट पर्सन जस्ट वेंट टू सी द कर्फ्यू कि कैसा होता है, क्या होता है. उनका उससे उस राइट से या किसी भी चीज से लेना देना नहीं था. पुलिस ने ले लिया अंदर, डिफेंडेंट इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर. However, he was released, but misjoinder, उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो वैसे ही लगे हाथ बाकी लोगों के साथ वो अंदर आ गए. ऐसे टाइम पे misjoinder उन्हें कहा जा सकता है. Let us see theoretically what is misjoinder of parties. If 2 or more persons are joined as plaintiffs or defendants in one suit and they are not necessarily proper parties, it will be known as misjoinder of parties. 2-3 लोगों ने मिलके केस फाइल किया, लेकिन उसमें के एक को पता ही नहीं है चल क्या रहा है, बस दोस्त लोग जा रहे हैं इसलिए वो भी चला गया केस फाइल करने के लिए, मिसजॉइंडर हो गया. सिमिलरली 2-3 लोगों के ऊपर केस फाइल हुआ है, उसमें से एक जन ने क्या किया क्या नहीं पता नहीं, बट he was also present there, उसके ऊपर के भी केस फाइल हो गया. ऐसे टाइम पे it is called as misjoinder. Following factors are essential to avoid misjoinder of parties. misjoinder ना हो इसके लिए नीचे दिए गए तो पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. The right to relief must arise out of same act or transaction brought by the plaintiff or against the defendant. अगर plaintiff है और उसे वो right to relief मिल रहा है, right to relief कब मिलेगा किसी को, जब वो पर्सन का कोई राइट अफेक्ट हुआ है. मेरा जब तक कोई राइट अफेक्ट नहीं होगा, मेरे को सोल्यूशन कैसे मिलेगा, राइट? अगर मेरे साथ कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है तो नुकसान भरपाई मिलेगी क्या? इसलिए मिसजॉइंडर अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये चीज देखना पड़ेगा, राइट टू रिलीव जितने भी ज्वाइन हुए हैं पार्टीज, उन सबको उस ट्रांजैक्शन में से मिल रहा है. एंड सेकेंड, देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. जो भी क्लेम फाइल किया गया है उनमें सबका जो क्वेश्चन है, सबको जो रिलीफ चाहिए वो कॉमन होना चाहिए. यहां तक क्लियर है? ओके, आगे का कंसेप्ट देखते हैं, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. ओके, तो सबसे पहली एक चीज याद रखना, दीज आर टू सिमिलर एंड कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. अब मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को कैसे समझना, ये याद रखना कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज में एक से ज्यादा लोग होते हैं एंड वो जो एक्चुअल व्यक्ति होता है वो व्यक्ति मिसजॉइंडर होता है. ओके, अब
मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन में व्यक्ति एक ही होता है, पर उन्हें जो तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा है, कुछ शरारत कर रहा था, मम्मी ने रख दिया कान के नीचे। रो रहा था, मम्मी ने एक और कान के नीचे रख दी, और जोर के रोने लग गया, पापा ने भी आके एक कान के नीचे रख दी। बेचारा पिट रहा है, रो रहा है। अब क्या हुआ ना, उसको ओरिजिनली गुस्सा मम्मी के अगेंस्ट था, क्योंकि मम्मी ने पहले मारा, और मम्मी मारती गई, वो रोता रहा, इसके लिए पापा आए। नाउ ही हैज डिफरेंट क्लेम्स, and if he is claiming that against only his mother, कि सिर्फ एक ही पर्सन, सिर्फ उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो कॉज ऑफ एक्शन, वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ जॉइंट नहीं है, राइट। ही हैज डिफरेंट ग्रीवेंसेस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। सो जब एक पर्सन का कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, और उन दो कॉज ऑफ एक्शन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो उसे मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। लेट अस सी theoretically. If the plaintiffs are not jointly interested in all the causes of action, there is a misjoinder of cause of action. एक और एग्जांपल देखते हैं, ओके। There are two people who have filed a case against one person. ओके, एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Coming back to that example of movie, misjoinder of cause of action में, we have that movie example Ladies versus Ricky Bell. उसमें there are three actresses. Those three actresses have been conned by रणवीर सिंह, and their cause of action is same. उनको जो नुकसान हुआ है, उनका जो right effect हुआ है, वो same है। So वो तीनों are misjoinder of cause of action. However, अगर उन तीनों लड़कियों में से दो जनों का cause of action कुछ और होता था, and the third girl was also conned, but let's modify it, not by रणवीर सिंह, somebody else, या कोई किसी और थीफ से ने कुछ किया है, ऐसा कुछ भी अलग रहेगा, उन दो लड़कियों से अलग उनका कॉज ऑफ एक्शन रहेगा, तो वो तीनों लड़कियां मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगी। Where the gravity of rights of various plaintiffs differ. Gravity of rights मतलब इंटेंसिटी की उनका क्या क्या कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, वो जब प्लेंटिफ्स का चेंज होता है, सेम नहीं रहता है, तो उन्हें मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। Such objections must be heard only at the first hearing and not thereafter. अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन रहेगा तो फर्स्ट हियरिंग में ही सुना जाएगा, बाद में आने वाली हियरिंग्स में नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन प्रोसीडिंग्स ऑफ सूट। चलो वापस सबसे पहले से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सूट फाइल करने का? सबसे पहला स्टेप होता है प्लेंट फाइल करना, राइट। प्लेंट कितने कॉपीज में? डुप्लीकेट में किया जाता है। प्लेंट में क्या क्या होता है? मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, और प्लेंट के साथ क्या अकम्पनी होता है? एफिडेविट देना जरूरी होता है। अब सूट के लिए, केस के लिए चार चीजें जरूरी है: ऑपोजिट पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड रिलीफ क्या क्लेम हो रहा है। सूट कहाँ फाइल किया जाता है? सबसे लोवेस्ट ग्रेड में सूट फाइल किया जाता है। मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज हमने देखा, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हमने देखा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या प्रोसीजर में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। लेट अस सी। ओके, when the plaintiff files a claim, the court will issue a summons to the defendant. पिछले स्लाइड में देखा, सबसे पहला चीज है प्लेंट फाइल करना। जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, जो केस करता है वो प्लेंटिफ, जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है वो डिफेंडेंट। तो क्लेम, इल्जाम फाइल कौन कर रहा है? प्लेंटिफ। और वो इल्जाम किसके खिलाफ फाइल किया जा रहा है? डिफेंडेंट। सबसे पहला पॉइंट, कोर्ट ने क्या इश्यू करना है? समन्स। समन्स को अगर हम अच्छी भाषा में कहे तो आमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर, के भैया एक पर्सन ने तुम्हारे खिलाफ
कंप्लेंट फाइल की है, इस दिन कोर्ट में आ जाइयो और इस दिन अपना जो जो बात है वो रख देना, जो जो तुम्हें कहना है तुम्हारे डिफेंस में वो कह देना। ये क्या होता है, उसे समन्स कहा जाता है। एन इन्विटेशन इन लीगल लैंग्वेज इज कॉल्ड समन्स। टू समन मीन्स टू कॉल समवन। ओके, सो सबसे पहला प्लेंटिफ क्लेम फाइल करेगा, कोर्ट समन्स इशू करेगा। अब डिफेंडेंट को समन्स मिलने पर डिफेंडेंट ने क्या करना है, डिफेंडेंट शैल कंपल्सरीली, डिफेंडेंट ने क्या करना है, अपना रिस्पॉन्स देना है कि भैया ऐसा ऐसा मेरी गलती हो गई, ऐसा ऐसा मैंने कर दिया, या मैंने तो ये किया ही नहीं है, कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। तो सच समन्स, इनविटेशन आया है तो करना, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जब डिफेंडेंट इनविटेशन का जवाब देता है ना, समन्स का जवाब देता है, उसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। और ये स्टेटमेंट कितने दिन में देना पड़ता है, समन्स जिस दिन आया ना, मिला ना, उस दिन के बाद 30 डेज में, याद रखना है अपने। सबसे पहला प्लेंट फाइल करेगा तो कोर्ट समन्स भेजेगा, कोर्ट समन्स भेजेगा, वो डिफेंडेंट के पास आएगा, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट भेजेगा, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट भेजेगा, कितने दिन में भेजेगा, 30 डेज में भेजेगा। नेक्स्ट, summons shall not be issued where defendant has already admitted the claim of plaintiff। जहां डिफेंडेंट ने बोला हाँ भैया हो गया मेरे से गलती, अब क्या करूं, हो गया, कर दिया, अब समन्स भेज के आगे सारा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है जब डिफेंडेंट खुद एग्री कर रहा है। अगेन लेट अस सी, प्लेंट फाइल करेगा, कोर्ट समन्स भेजेगा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने अपना जवाब देना है रिटन स्टेटमेंट में, ये देना है 30 दिन के अंदर। ये तभी होगा जब डिफेंडेंट के पास कुछ और जवाब है, बट अगर डिफेंडेंट एग्री कर रहा है ना स्टार्टिंग में ही दैट ही हैज admitting to the claim of the plaintiff, then summons will not be issued। नेक्स्ट, अब अगली बात आती है, अगर 30 दिन में, यहाँ जैसे बताया गया है 30 दिन में डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट भेजना है, नहीं भेजा तो क्या, where the defendant does not furnish the written statement within 30 days, he can file the same within another 60 days, so total period of 90 days, and he has to give reasons in writing for the delay। अब 30 दिन में अगर ये रिटन स्टेटमेंट नहीं इशू किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, फाइल किया जा रहा है, तो और कितना दिन मिलेगा डिफेंडेंट को, और 60 दिन मिलेंगे, 60 days, he will get additional 60 days, but along with that additional 60 days he also needs to give in writing the reasons कि भैया क्यों 30 दिन थे तो 30 दिन में हमने फाइल क्यों नहीं किया, रीजनेबल कॉज उसके पास होना चाहिए। एवरी समन्स मस्ट बी साइंड बाय द जज, बिना साइन के कोई डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के पास से बाहर नहीं जाता है, तो कौन साइन कर सकता है, जज या कोर्ट का कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर, एंड सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट एंड बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेन। क्यों, क्योंकि डिफेंडेंट जब समन्स देखेगा ना तो सबसे पहले पूछेगा क्यों, मैंने क्या किया है। आप लोग वो सीआईडी वगैरह देखते थे क्या, सोनी टीवी पे आता था पहले, सो सीआईडी में सबसे पहले जब सीआईडी किसी पर्सन के घर पे जाती थी तो सर हमने किया क्या है ऐसा पूछते थे, उसके लिए कॉपी ऑफ प्लेंट भी भेजना जरूरी होता है। ओके, आगे देखते हैं। Where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted, summons shall be delivered or sent by registered post acknowledgement due or speed post or by such courier services as are approved by High Court। Okay, समन्स कैसे भेजना चाहिए, हाई कोर्ट अप्रूव करेगा कौन से मोड में भेजना है, और इसमें कौन से मोड्स है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से वाकिफ है आप लोग, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू में एक ना पावती आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, जब वो कोई भी पार्सल रिसिपिएंट को मिलता है ना तो ही हैज टू साइन इट कि ये मुझे मिल गया है, एंड देन ही हैज टू सेंड इट बैक टू द he has to sign and send that acknowledgement back to from where the parcel has come, या फिर स्पीड पोस्ट या कोई और कुरियर सर्विस। ये सब कौन अप्रूव करेगा, हाई कोर्ट। ठीक है, ये कुरियर सर्विस, दूसरी कोई कुरियर सर्विस रहेगी वो किसके अप्रूवल से जाएगी, हाई कोर्ट के। नेक्स्ट,
Service of summons under this sub rule shall be made at the expense of the plaintiff. केस फाइल करनी है तो खर्चा भी करना पड़ेगा plaintiff को. Where the defendant resides outside the jurisdiction of the court in which the suit is instituted, summons shall be served by any modes above mentioned except registered post. मतलब स्पीड पोस्ट अलाउड है, कुरियर सर्विसेज अलाउड है. कौन से वाले? हाई कोर्ट ने अप्रूव किए हुए. कब? जब डिफेंडेंट वो कोर्ट जिसमें केस फाइल हुआ है उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है तब. ओके, चल आगे. डिलीवरी ऑफ द समन्स बाय द कोर्ट. ओके, बिग प्रोविजन. लेट अस सी. Where the court is satisfied that there is reason to believe that the person summoned is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the court shall order the summons to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the courthouse, and also upon some conspicuous part of the house in which the person summoned is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, or in such other manner as the court may think fit. Let us break this big sentence into some parts and try to understand it. So let us break it first here. Where the court is satisfied that there is reason to believe that the person summoned is keeping out of the way for purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in ordinary way. जहां कोर्ट को लगता है कि जिस पर्सन के ऊपर समन्स भेजना है ना वो जानबूझ के अनरीचेबल है, या ऐसे उसके किसी करने के वजह से समन्स भेजना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर देगा दैट समन्स भेजो. और समन्स कैसे भेजना है? एफिक्स करना है. एफिक्स करना मतलब अटैच करना है वो समन्स की कॉपी को. कहाँ? जो भी कॉन्स्पिशियस प्लेस रहेगा. कॉन्स्पिशियस मतलब कॉमन प्लेस. हाँ, जैसे दरवाजे की कुंडी होती है. कुंडी मीन्स द लॉक, द लैच और द लॉक. या फिर विंडो के यहाँ पे, खिड़की के यहाँ पे डाल देना, उसे कॉन्स्पिशियस प्लेस कहा जाता है. और जो अगर वो उसके घर पे वो पर्सन नहीं रहेगा तो वो पर्सन जहाँ काम करता है उसका ऑफिस का कोई एड्रेस रहेगा, वहां पर भी समन्स इशू किया जा सकता है. यहाँ तक के प्रोविजन समझ में आए हैं? देखते हैं यहाँ तक के क्या क्या प्रोविजंस है. सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्लेंट फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट में प्लेंट जाएगा, कोर्ट समन्स भेजेगा. समन्स डिफेंडेंट को मिलते ही डिफेंडेंट ने 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट में बताना है कि उसने अपना रिस्पॉन्स देना है रिटन स्टेटमेंट में. अगर उसने क्लेम को एडमिट किया है, रिस्पॉन्स समन्स भेजने का जरूरत नहीं है. अब अगर 30 दिन के अंदर किसी कारणवश वो रिटन स्टेटमेंट नहीं भेज पाता है तो उसको एडिशनल टाइम मिलेगा और 60 डेज मिलेंगे. पर इसी के साथ साथ उसे रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि क्यों डिले हुआ है. समन्स शुड बी साइंड. जो जज है या कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो साइन करेगा. एंड देयर शुड बी अ स्टैम्प एज वेल ऑफ द कोर्ट. और प्लेंट का कॉपी भी होना चाहिए उसके साथ. अगर वो डिफेंडेंट जिस कोर्ट में केस फाइल किया गया है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही रहता है तो समन्स भेजने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, हाई कोर्ट अप्रूव्ड कुरियर सर्विस से भी भेजा जा सकता है. और अगर डिफेंडेंट जिस कोर्ट में केस फाइल किया है उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है तो रजिस्टर्ड पोस्ट के अलावा किसी भी मोड से समन्स भेजना अलाउड रहेगा. ठीक है. समन्स भेजने का जो भी खर्चा आएगा वो प्लेंटिफ को बेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पर्सन जानबूझ के समन्स का सर्विंग अवॉइड कर रहा है, ऐसे टाइम पे कोर्ट ऑर्डर देगा कि ये जो समन्स है वो उस पर्सन को जहां ऐसा नोन है कि वो पर्सन या तो रिसाइड करता है या ही वर्क्स देयर फॉर गेन, वहां के किसी
कॉन्स्पिशियस कॉमन पार्ट पे एफिक्स कर दिया जाए, माना जाएगा दैट द समन्स हैज बीन सर्व्ड। ओके, आगे देखते हैं डिफेंस। ना, अभी हमने थोड़ा पार्ट देखा था जो पर्सन केस फाइल कर रहा है उसके एंगल से, अब हमें ये पार्ट देखना है जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है उसके एंगल से। डिफेंस कौन देगा? बचाव पक्ष, जो अपने आप को बचाने वाला है। ओके, द डिफेंडेंट हैज टू राइट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा? रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, ये हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा। Where the defendant bases his defense upon a document, he has to enter such document in a list and produce it in court while presenting his written copy and deliver the document and a copy thereof to be filed within the written statement. Okay? Okay. I'll tell you a practical example. Recently, I came across a case where a person was appointed as a director in the company and the appointment letter had clearly mentioned that director's role, job profile and everything. But however, when the director joined, the director realized that his job profile, which actually was expected by the company, was way different apart from the one that was promised to him while joining. Now, in such a case, when the matter went to the court due to some other reasons, and when he had given his defense, uh, in that case, he had made reference to the appointment letter. Now, appointment letter is the document. ठीक है, so he has based his defense upon a document. जब कोई भी पर्सन ऐसा बताता है कि जो चीज मैंने की वो सही है, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट देख लो, तो खाली इतना डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना सफिशिएंट नहीं है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। कब प्रोड्यूस करना है? रिटन स्टेटमेंट के साथ। रिटन स्टेटमेंट के साथ मतलब क्या? अगर आप रिटन स्टेटमेंट 30 डेज में दे रहे हो तो आपको तब ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। आप एडिशनल 60 डेज, टोटल 90 डेज में दे रहे हो तब प्रोड्यूस करने हैं, बट प्रोड्यूस तो करना ही है। Any document which should be produced in the court but is not so produced, it shall not be received in evidence at the time of hearing of the suit without the permission of the court. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको एविडेंस बोल के देना चाहिए था लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है, अब जब लेटर ऑन हियरिंग में प्रेजेंट करना है तो कोर्ट के परमिशन के बिना वो प्रेजेंट नहीं किया जाएगा या कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। Particulars of set off, if any, must be given in the written statement. Set off मतलब exactly क्या होता है? A ने फाइल किया केस B के ऊपर कि मुझे B से 10,000 रुपए आने हैं। B बोलता है मुझे ही A से 4,000 रुपए आने हैं, तो ये 4,000 का फिटम फाट हो गया। अब A बोलता है ठीक है, मुझे B से 6,000 रुपए आने हैं, राइट? ऐसे टाइम पे जब B ने बोला ना कि मुझे 4,000 रुपए आने हैं, वो 4,000 हो गया सेट ऑफ, और वो भी रिटन स्टेटमेंट में उसने बताना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, कि अगर वो पार्टी हियरिंग में अपीयर नहीं हुई तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा और कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है ये, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ बोथ द पार्टीज डू नॉट अपीयर फॉर हियरिंग, द कोर्ट में डिसमिस द सूट। कोई आया ही नहीं तो कोर्ट को क्या लेना देना है, कोर्ट सूट डिसमिस कर सकता है। नाउ हियर द टर्म यूज्ड इज मे, कोर्ट मे डिसमिस द सूट। ओके, इफ द डिफेंडेंट इज एब्सेंट द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी। सोचो इसके ऊपर ध्यान से, कौन नहीं आया है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट नहीं आया है मतलब क्या? जिसने केस फाइल किया वो आया, जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है वो नहीं आया। तो पहला प्रिजम्पशन क्या होता है? भैया इसने कुछ तो गलत किया है जिस वजह से ये कोर्ट से छिप रहा है। तो मे प्रोसीड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी की मौजूदगी, एक पार्टी की गैर मौजूदगी में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है या आगे का हियरिंग का डेट दे सकता है। In case defendant is not served with summons, court shall order a second summons to be issued. अगर summons defendant को वक्त रहते मिला ही नहीं
कोर्ट एक और बार सेकेंड समन्स इश्यू करने को बोल सकता है। If the plaintiff is absent, the court may dismiss the suit unless the defendant admits the claim or any part of the claim of the plaintiff. देखो, जिसने केस फाइल किया वही नहीं आया तो फिर से कोर्ट वही बोलेगा, जिसने केस फाइल किया जब उसको ही कुछ लेना देना नहीं है तो मैं क्यों यहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। कोर्ट क्या कर सकता है, सूट डिसमिस कर सकता है ऐसे केस में। फिर से तीन चीजें देखते हैं, दोनों पार्टीज नहीं आए, डिफेंडेंट नहीं आया या प्लेंटिफ नहीं आया। दोनों पार्टीज नहीं आए तो केस डिसमिस हो जाएगा। डिफेंडेंट नहीं आया तो लोचा है ऐसा लग सकता है, इसलिए क्लेम एक्स पार्टे प्रोसीड किया जा सकता है। प्लेंटिफ नहीं आया तो फिर से कोर्ट के पास ऑप्शन रहेगा, अगर वो चाहे तो केस डिसमिस कर सकते हैं। हावेवर अब इस थर्ड सिनेरियो में अगर डिफेंडेंट बोलता है कि प्लेंटिफ आए ना आए, मैं ईमानदार हूं, मैंने ये काम किया है और मैं अपनी गलती मानता हूं, ऐसे टाइम पे कोर्ट सूट डिसमिस नहीं करेगा, सूट प्रोसीड करेगा, केस प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट, admission by parties. Admission by means that one party accepts the case of the other party in whole or in part to be true. Admit करना कोई चीज मतलब सिंपल है accept करना। जब कोई पार्टीज कुछ चीज को, किसी क्लेम को, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये जो बात सामने वाले पार्टी ने कही है वो सच है, तब उसे एडमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इश्यूज। इश्यूज का मतलब होता है मुद्दे। These concepts like admission, issues, these two concepts are more governed under Indian Evidence Act. So that is why in this chapter they are not very deeply covered. Okay? चलो, let us see what are issues. मुद्दा तो होना जरूरी होता है ना, बिना मुद्दे के कोई झगड़ा नहीं होता या कोई बातचीत भी नहीं होती। If you do not have a point to talk about, can you go on talking about somebody, something? I have been talking here to you since last 40 minutes, but then I have a point, I have a topic to talk about, that's why I can talk to you. If I don't have a topic about what to talk, क्या मैं आपसे या for that matter किसी से भी उतनी बात कर सकती हूँ? सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। अब केस करने के लिए ना मुद्दा हमेशा कैसा होना चाहिए, एक बोले हाँ एक बोले ना, दोनों जन हाँ बोलते हैं तो भी दोस्त, दोनों जन ना बोलते हैं तो भी दोस्त, तो दुश्मनी कैसी। जब एक बोले हाँ और एक बोले ना, मतलब either party says this happened, the other party says this has not happened, तब कंट्रोवर्सी आएगी, तब मैटर आगे बढ़ेगा, राइट। So issues are always those material facts which are asserted by one party and denied by the other. Asserted by one party means which are said, positively described, expressed or explained by one party and said negatively by the other party. Issues may be either of fact or of law. It should be heard at the first hearing itself and not on any subsequent hearing unless a fresh issue is discovered. जो issues है वो first hearing में ही express करना जरूरी होता है। अगर कोई नया मुद्दा निकल आता है तो उसके ऊपर बाद में झगड़ा कर सकते हैं, पर सबसे पहले जो issues है वो first hearing में ही बताना अनिवार्य होता है। Okay. Next, again an interesting concept, that is hearing. The plaintiff shall begin the proceeding and shall be followed by the defense of the defendant. जब भी केस चालू होता है सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट प्लेंटिफ ही करता है, जो इल्जाम लगा रहा है वो। अगर इल्जाम ही नहीं लगाया है, सॉरी आई मीन इल्जाम लगाया है पर उस पर्सन ने अभी तक कुछ बात करना चालू नहीं किया है और हम जाके अपने आप को बचा रहे हैं, डज दैट मेक सेंस? So the first move will always be made by the plaintiff and then the defendant will present his defense. The plaintiff shall be given the opportunity to allegedly claim the facts against the defendant. Plaintiff को क्या मिलेगा?
डिफेंडेंट के खिलाफ वो फैक्ट्स क्लेम करने का मौका मिलेगा। इल्जाम ही तो लगाना है उसने आके। Care must be taken that no part of the evidence should be produced on those issues for which plaintiff reserves the right to produce evidence after the defense has closed his evidence. Otherwise, the plaintiff shall lose the right of reserving his evidence. Now, there are certain evidences on which plaintiff has special right which he can present after the defense or the defendant has closed the matter. Now, in such a case, it shall be the duty of the plaintiff that such evidences for which he has obtained special right, he should not release or should not disclose those evidences before before the defense has closed his evidence or closed his side of the pleading. Okay, next. Okay, so in this part, we have seen some procedures of how a suit is instituted in a court under Civil Procedure Code. And if you have any doubts regarding this part, you can ask me. I'll be glad to answer. Thank you.